हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का सब्जेक्ट। हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में जो न्यू सिलेबस आया है उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th स्टैंडर्ड में जो फिजिक्स हमारा दिया है उस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट में यानी फिजिक्स में उसमें है रोटेशनल डायनामिक्स, यानी कि हम रोटेशनल डायनामिक्स से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि रोटेशनल डायनामिक्स आप जानते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स क्या है हमारा। रोटेशनल डायनामिक्स मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। रोटेशनल वर्ड कहाँ से लिया गया है, रोटेशन से लिया गया है। और डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि रोटेशन की वजह से जो बॉडी के में मूवमेंट आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स। जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है फ्रेंड्स, हमें पढ़ना सिर्फ यही है कि रोटेशनल डायनामिक्स में मोशन के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म्स हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, उसे आप लोग एक एक करके लिखते जाइए, एक एक करके आप समझते जाइए। क्या देखिए क्या दिया। फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें वो है हमारा, फर्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। पहला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपने 11th स्टैंडर्ड में सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा चीज़ें मैं और बता देता हूं सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी ऐसा मोशन जो पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल क्या करें, सराउंड मूव करते हुए करें, यानी कि किसी सर्कल के सरकमफरेंस पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यानी कि आप उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन विच अकर्स ऑन द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और यू कैन से दैट कि द टाइप ऑफ मोशन which occurs on circumference of the circle is known as circular motion, means type of motion which occurs circumference of the circle। सिंपल डेफिनेशन में आप इसे जान सकते हो, जो सर्कुलर मोशन है क्या है वो, अगर सर्कल के सरकमफरेंस पे हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन बोलते हैं। द मोशन, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, आपको चाहिए तो लिख लेना। द टाइप ऑफ मोशन, the type of motion which occurs on circumference of the circle, यानी कि ऐसा मोशन जो सर्कल के सरकमफरेंस पे हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल है डेफिनेशन आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। है क्या हमारा, द टाइप ऑफ मोशन विच अकर्स ऑन सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कुलर मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने और भी पढ़ा था फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा था, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि रेडियस वेक्टर क्या है ना, रेडियस वेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, फिर हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था, अपने सर्कुलर मोशन में हमने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया है। यानी कि इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेडियस वेक्टर। जैसे पहले एक बार इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है, कोई सर्कल है, ठीक, ये कोई सर्कल है, ये हमारा सर्कल का रहा सेंटर, ठीक। अब अगर कोई पार्टिकल इस सर्कल के सरकमफरेंस पे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, इस सर्कल के सरकमफरेंस पे मूव कर रहा है, तो ऐसे मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब ये सेंटर है, सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस है, जैसे कि हम जानते हैं सर्कल में फिक्स डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेडियस ना, सर्कल में। लेकिन यहाँ पे अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर बोलेंगे। ये हमारा क्या होता था फ्रेंड्स, रेडियस वेक्टर। इसे हमने 11th में पढ़ लिया है। यानी कि अगर इस सर्कल का ये है हमारा, यानी कि यहाँ पे सपोज करो सेंटर O है और ये पार्टिकल कहाँ, पॉइंट A पर है, तो रेडियस वेक्टर हमारा क्या है, OA। अब वेक्टर बोला है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस वेक्टर हो जाएगा। यानी कि
हमने चीज़ें देख लिया। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो ऐसा मोशन जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और अगर उसके बाद हमने डायग्राम देख लिया किसमें क्या एक सर्कल है, सर्कल पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। और सर्कुलर मोशन में क्या, जैसे सर्कल में रेडियस होता है तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, रेडियस वेक्टर हो जाएगा ओ ए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जैसे इसमें टॉपिक्स थे, कुछ टॉपिक थे रेडियस वेक्टर, आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है फ्रेंड्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं है, वही है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज करो कि हमारा कोई पार्टिकल है, पॉइंट इनिशियल टाइम t इक्वल 0 कहाँ पे, ए पे है, और कुछ टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुँच जा रहा है, पॉइंट बी पे जा रहा है। कहाँ पूछ रहा है, पॉइंट बी पे। तो ये जो एंगल ट्रेस्ड हुआ है, ये एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यानी कि आप इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हो, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको डेफिनेशन चाहिए तो आप लिख लो, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर is known as angular displacement। उसे क्या बोलेंगे हम फ्रेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंड रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, वेक्टर थीटा। अच्छा, ये हमारे दो टर्म्स हो गए, एक तो हो गया हमारा रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड जो पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है हमारा, जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है इसमें, वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब इसका सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे वेलोसिटी क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा क्या होता था, वेलोसिटी होता था। अब यहाँ पे वर्ड आया हुआ है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी आया तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोल देंगे हम, सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन फ्रेंड्स, रेट ऑफ change of angular displacement with respect to time, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी है एंड is represented by ओमेगा। फ्रेंड्स ये W नहीं है, इसे बोलते हैं ओमेगा। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं हम ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि अब एक्सीलरेशन के बारे में हम जानते ही हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सीधा सीधा डेफिनेशन फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
with respect to time and is represented by किसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स? अल्फा। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अल्फा। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ लिया है, आपने 11th में ही हमने पढ़ लिया। इसको बस मैं आपको रिकॉल कर रहा था, आपको एक आइडिया मिल जाए कि सर्कुलर मोशन क्या है, रेडियस वेक्टर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, सारी चीज़ें हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने 11th में ही कुछ और चीज़ें पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा था उसमें, लेकिन आज यहाँ पे मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या गया है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो, इट इज़ एन एक्सीलरेटेड मोशन। ये क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लो आप, इट इज़ एन एक्सीलरेटेड मोशन। ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है। सेकेंड पॉइंट उसका क्या आप करोगे फ्रेंड्स? दूसरा पॉइंट, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। ये क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब कंटिन्यू एक ही पाथ को बार बार ट्रेस करता है। जैसे फ्रेंड्स ये हमने देखा था, ये क्या था हमारा, एक बार बार इसी पाथ को क्या कर रहा था, ट्रेस कर रहा था, बार बार इसी पाथ को ट्रेस कर रहा था, इसलिए क्या है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, सॉरी पीरियोडिक मोशन है। और एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो, कंटिन्यू उसी पाथ पे चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहे, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इट इज़ एन एक्सीलरेटेड मोशन एंड इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। तो इतना चीज़ें आपको प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़ा था, कुछ फॉर्मूलाज देख लो। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट और क्या हमारा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये भी हमने कर लिया है, फिर भी देख लेते हैं इसमें कुछ। अब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हम लर्न करेंगे, जो फॉर्मूलाज दिया रहेगा इसमें। जैसे कि हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सॉरी ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको भी वेक्टर आप दिखा दो, वेक्टर से। और ये भी हमारा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी क्या है, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेलोसिटी को हम वेक्टर ओमेगा से और एक्सीलरेशन को हम वेक्टर अल्फा से। तो हमने इसको पढ़ा हुआ है क्वांटिटी, जैसे एंगुलर, यहाँ पे देख लो, जैसे कि हम क्या जानते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, एंगुलर थीटा से, कॉमा। एंगुलर वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख लो, वी नो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर ओमेगा, वेक्टर थीटा, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है फ्रेंड्स हमारा, वेक्टर अल्फा ना। अब इनका रिलेशनशिप हम बता सकते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है हमारा फ्रेंड्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, डी वेक्टर थीटा अपॉन डी टी। यानी कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और नेक्स्ट हमने जो पढ़ा है वो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अल्फा। मीन्स वेक्टर अल्फा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूलास हमने पढ़ा था, और भी हमने पढ़ा है, जैसे वेलोसिटी हम जानते हैं, और ये सब किसके एनालॉगस हैं,
किसके एनालॉगस है, ऐसे दिखा देना, विच इज एनालॉगस टू, विच इज एनालॉगस टू, जैसे v हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, v हम जानते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, वेक्टर v इक्वल्स टू होता था वेक्टर अपॉन dt, एंड ये यहाँ पे अल्फा था, वहाँ पे क्या रहता था, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए क्या रहता था, a रहता था, तो वेक्टर a इक्वल्स टू यह सब हम जानते हैं d वेक्टर v अपॉन dt। उसी के एनालॉगस अगर जब ध्यान से देखो तो दोनों फॉर्मूला उसी के एनालॉगस दिए गए हैं, यानी कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। और वही चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement with respect to time is known as angular velocity and rate of change of angular velocity with respect to time is known as angular acceleration। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था, इसको सिर्फ रिकॉल करना है। और एक रिलेशन हमने पढ़ा था, एक रिलेशन और हमने पढ़ा था, मैं इसको हेडिंग डाल देता हूँ, बता देता हूँ आपको, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है ये भी आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि ये सब हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आ सकता है यूज़ में। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये भी फॉर्मूला आप रिकॉल कर लो एक बार, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें यूज़फुल होगा। ओके, तो ये चीज़ें हमने कर लिया है, इतना चीज़ें हमने 11th स्टैंडर्ड में ही कर लिया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, द टाइप ऑफ मोशन विच अकर्स ऑन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, यानी सर्कमफरेंस, सर्कल के सर्कमफरेंस पर अगर कोई मोशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस, ये जो फिक्स डिस्टेंस है जिसे हम रेडियस बोलते हैं तो वही हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर है। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के द्वारा जो एंगल ट्रेस्ड किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, नोन एज एंड रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नॉट थीटा, दैट इज वेक्टर थीटा। आफ्टर दैट एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, वेक्टर अल्फा। आफ्टर दैट फिर हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिया हमने, जिसमें इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड रहता है, एंड इट इज़ पीरियोडिक मोशन। आफ्टर दैट फिर हमने क्या पढ़ा, कुछ काइनेमेटिक्स फॉर सर्कुलर मोशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब का रिलेशन जो है हमारा वेक्टर ओमेगा इक्वल होता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि एनालॉगस है किसके, जो हमने लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था उसके एनालॉगस, उसी के जैसा है। ओके, आफ्टर दैट हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, जो कि होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा या ओमेगा इंटू आर। फ्रेंड्स इसे कभी भी w नहीं समझना है, क्या है, ओमेगा है, इसे मैंने बता दिया ये क्या होता है, ओमेगा होता है। ओके, तो इतना टॉपिक हमने अभी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक और भी आगे हमें करना पड़ेगा, इसमें टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसीज क्या है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो लेट्स सी सम बेसिक फॉर्मूला आर गिवन। जैसे इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कि इसमें जो दिया गया है पीरियड क्या होता है। पीरियड का मीन्स होता है, जैसे कि ये मोशन क्या है फ्रेंड्स, पीरियोडिक मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन का मतलब ये हो गया कि ऐसा मोशन ये रहेगा जो क्या करेगा, बार बार उस पाथ को ट्रेस करेगा। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में, फिर जैसे इसको देख लो, जैसे सपोज करो यहाँ से पार्टिकल मूव करना चालू किया, अब यहाँ से मूव करते 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 फिर वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। फिर इसी तरीके से कंटिन्यू 2 3 4 बार वो रिवोल्यूशन कर रहा है उस सर्कल के सरकमफरेंस पे। अब ये जो पॉइंट पे एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, तो इसमें कितना टाइम लगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो वो पीरियड कितना होता है, उसको अगर हम टी से रिप्रेजेंट करें, अगर पीरियड को हम क्या करें, टी से रिप्रेजेंट करें, इफ टी इज पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन या फिर पीरियोडिक टाइम एंड
एन इज फ्रीक्वेंसी, देन हम उसका एक और फॉर्मूला बता सकते हैं ओमेगा का। यहां पे मैं लिख देता हूं, आप जान लो। इफ टी इज periodic motion, if t is periodic motion, periodic time, sorry friends, periodic time, if t is periodic time and n is frequency, then फ्रेंड्स देख लो इसको, t क्या है हमारा, पीरियोडिक टाइम है, और n क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है। देन तब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखो इसको, तब वो क्या जाएगा, देन ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम 2 पाई बाय टी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, जिसका टाइम पीरियड t है, उसका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी। अच्छा, 2 पाई क्यों लिया गया बेटा, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, वेलोसिटी क्या होता है, ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो हमारा जो सर्कुलर मोशन हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से अगर वो मोशन स्टार्ट किया, यहाँ से लेके फिर कंप्लीट यहाँ तक अगर डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई हो गया, और कितने टाइम उसने किया है, तो टी से हमने डिवाइड कर दिया, यानी क्या हो गया वो 2 पाई बाई टी। वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगा था उसको, टी लगा था, कैपिटल टी टाइम लगा था उसको पहुंचने में, और ये क्या हो गया हमारा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 2 पाई डिस्टेंस ट्रैवल किया, और हमारा टाइम कितना लगा टी, तो क्या हो गया 2 पाई बाई टी, सिंपल, आपको याद रहेगा। और हम जानते हैं 1 अपॉन टी इक्वल्स टू एन होता है, यहाँ पे से ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, एन इक्वल्स टू 1 बाई टी, यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या, तो 1 अपॉन टी के इक्वल होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हमने अभी इसके पहले पढ़ लिया था। अब एक टॉपिक और भी हम रिकॉल कर लेते हैं, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने 11th में पढ़ लिया होगा, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी आपने 11th में पढ़ लिया होगा, फिर भी इसको हम एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, कि इसमें जो मोशन होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्मली का मतलब कि अगर एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में 5 सेकंड जा रहा है, तो अगले दूसरे रिवॉल्यूशन को भी कंप्लीट करने में 5 सेकंड ही जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट in circular motion, then it is known as uniform circular motion। अगर क्या रहेगा, द टाइप ऑफ मोशन, आप ऐसे बोल, द टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अब लिख लो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन अगर आपको चाहिए आपके वर्ड्स में तो लिख लो, द टाइप ऑफ मोशन, द टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, सॉरी फ्रेंड्स, इसको लिख लो, द टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, the type of circular motion in which speed is constant, जिसमें क्या हो, स्पीड कांस्टेंट हो। तो ऐसे स्पीड इज कांस्टेंट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब इसमें ही हमने एक चीज पढ़ा था, एक्सीलरेशन, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्रेंड्स, ध्यान देना, एक्सीलरेशन इन यूसीएम। देख लो फ्रेंड्स इसको, एक्सीलरेशन इन यूसीएम। अच्छा फ्रेंड्स,
यहां पे एक्सेलरेशन कैसे आया, क्यों एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? जो जैसे हमारा वेलोसिटी कर रहा कोई पार्टिकल है और उसका वेलोसिटी में अप एंड डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहा है, यानी कहीं पे वेलोसिटी उसका फास्ट हो जा रहा है, कहीं पे उसका वेलोसिटी स्लो हो जा रहा है, कहीं पे रुक जा रहा है पार्टिकल, तो इस वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू फ्लो करते जा रहा है, कंटिन्यू मूव कर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो गया? ये क्वेश्चन अराइव होता है। ध्यान से आप लोग सुनिए, क्वेश्चन क्या है मेरा कि अगर एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होता है जब पार्टिकल के वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन आता है। ध्यान से सुनना, जब पार्टिकल के वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन आता है तो वहीं पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यानी वो कंटिन्यू स्पीड कर ही रहा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो गया? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढते रहना। मैं बता देता हूं आपको क्या होता है कि देखो, एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी में फ्लक्चुएशंस आता है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी यहाँ पे है ही नहीं। अगर ऐसा बोलता कि कांस्टेंट स्पीड, देन देयर इज नो एक्सीलरेशन, बट हियर इज सेइंग दैट कि स्पीड इज कांस्टेंट, यानी कि अगर कोई पार्टिकल हमारा जैसे मूव कर रहा है, सपोज करो ये सर्कुलर टाइप क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, इस पर सर्कुलर ऑर्बिट वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखें उसके वेलोसिटी, उसके स्पीड में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन उसका इस साइड में है, यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड में है, यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड में हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड में हो गया, यानी उसका डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नीड्स। सो अब वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है ना, इसका स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये हमने 11th में पढ़ लिया था। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका फॉर्मूला हमने जो रिलेशनशिप देखा था वो था, इसे हम एक्सीलरेशन जो होगा उसको हम रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, यानी ये जो होगा या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन। चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोले चाहे रेडियल एक्सीलरेशन बोले, दोनों को हम क्या बोलते हैं? एक ही रहता है, यानी इसको हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर ए आर इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो हमने फॉर्मूला ये 11th में पढ़ लिया है फ्रेंड्स। फिर भी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि आगे के टॉपिक में हो सकता है ये सब आ जाए। अच्छा, ये हो गया। अब इसका जब अगर हम मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है एंड, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे लिख देना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा जो ये है उसे हम क्या बोल सकते हैं? ए इक्वल क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर ओमेगा क्या होता है हम जानते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर वी ओमेगा लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो इसको देख लो आप एक बार यहाँ से, जैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ना, ये होता है, ये हमारा क्या है? ए है। अब हम वी नो दैट कि अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा फ्रेंड्स। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वी इक्वल्स टू आर ओमेगा हमने पढ़ा था ना, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? वी नो दैट वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर हम क्या करें, ओमेगा इक्वल्स टू फाइंड करें तो क्या मिलेगा हमें? ओमेगा इक्वल्स टू मिलेगा हमें वी अपॉन आर मिलेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वी अपॉन आर मिल जाएगा हमें ओमेगा का वैल्यू। अब हम क्या करें, ओमेगा का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे इसके प्लेस पे, क्या हो जाएगा हमारा? वी का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। एक आर से कैंसिल आउट हो गया, मिला कितना हमें? वी स्क्वायर अपॉन आर, ये मिल गया ना। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम ऐसे, एक तो हमारा ये मिल गया, यानी दूसरा वाला मिल गया हमें। आफ्टर दैट
अब यहाँ से एक चीज़ और देख लो, जैसे a इक्वल्स टू क्या था हमारा v स्क्वायर है, तो v इंटू वी लिख सकते हैं इसको हम, v इंटू वी अपॉन आर, और v अपॉन आर इक्वल्स टू ओमेगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे a इक्वल्स टू v इंटू ओमेगा। यानी तीनों के टर्म्स में हमें मिल गया एक्सीलरेशन का, जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था। ठीक, अब ये तो चीज़ें हमने 11th में पढ़ लिया है। ठीक, एक और टर्म आया हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको भी आप जान लो, फिर उसके बाद हम 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करते हैं। एक और हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या फ्रेंड्स, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम फैन को बंद कर रहे हैं फिर चालू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें स्पीड उसका कभी कभी तेज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर तेज हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। यानी अगर हमने स्विच को ऑन किया तो स्पीड तेज, स्विच को बंद कर दिया तो बंद, और उसका जो डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स वो हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल होगा उसके सर्कुलर ट्राइजेक्टरीज पे। तो इस प्रकार का मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसका मोशन जो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी उसका स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, स्पीड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इज नोन एज द टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच पार्टिकल्स स्पीड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप भी आपको चाहिए तो लिख लो। द टाइप ऑफ मोशन, the type of circular motion, the type of circular motion in which, the type of circular motion in which speed of particle is not constant, is known as non uniform सर्कुलर मोशन, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इतना हमारा टॉपिक रहा जो हमने 11th में पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको हम ज़रूर बात करेंगे। जो टॉपिक है हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज आप इतना इसको रिवाइज करो, प्रिपेयर करो, फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके,